मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी के साथ मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रात भर हुई बारिश से मुंबई और पुणे पानी पानी हो गया है। रात हुई बारिश के बाद मुंबई के बायखोला, हिंदमाता कुर्ला, किंग सर्कल समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मुंबई में सियोन पुलिस स्टेशन के पास पानी भर गया है। वहीं पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंडल में भी पानी जमा हो गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में भारी तबाहियां हुई हैं। दोनों राज्यों में बारिश से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा कहर हैदराबाद में दिखाई पड़ा है। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में 18 लोगों की तो आंध्र प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच हालात जानने के लिए पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की। राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारतीय थल सेना के सभी कमांडर सर्दियों की तैयारी की समीक्षा करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की अध्यक्षता में दिल्ली में 26 से 29 अक्टूबर को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। ये कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होती है, लेकिन चीन के साथ जारी तनातनी के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। कोरोना संक्रमण से पिछले 6 से 7 महीने से स्कूल बंद पड़े हुए हैं। स्कूल खोलने के बारे में राज्य आज से फैसला ले सकते हैं। देश भर के स्कूलों में सभी लेवल की क्लासेस के संचालन का फैसला राज्य के अधीन होगा। राज्य स्कूल खोलने की तारीख तय कर अपनी एसओपी बना सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 87 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,96,000 के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 91 लाख मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 85 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,05,000 के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं देश में अब तक 63,80,000 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8,12,000 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,044 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,55,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 15 मौत का कुल आंकड़ा 2686 पर पहुंच गया है। 1,260 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,38,000 पर पहुंच चुका है। वहीं अभी 14,432 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,830 नए मरीज से आंकड़ा 1,50,000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,809 पर पहुंच गई है। 16 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,339 पर पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 1,764 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 256, दुर्ग में 115 और रायगढ़ में 226 नए मरीज सामने आए हैं। चीन, रूस और क्यूबा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता हासिल करने पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इसे अत्याचारियों की जीत करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यही वजह है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से खुद को अलग कर लिया था और आज हमें अपना वो फैसला सही नजर आ रहा है। और आईपीएल में आज बेंगलुरु और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। मैच के लिए शाम 7 बजे टॉस होगा और शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। पंजाब ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिनमें से एक ही जीत हासिल की है। आईपीएल के 30वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट टैली में टॉप पर पहुंच चुकी है। दिल्ली टीम दुबई के मैदान पर सीजन का कोई मैच नहीं हारी है। टीम ने यहां अब तक खेले गए सभी 4 मैच जीते हैं। राजस्थान को यहां 3 में से 2 मैच में हार और 1 में जीत मिले हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को राजभवन में पूर्णकालिक अधिकारी के पदस्थापना के लिए पत्र लिखा है। इसमें राज्यपाल की सहमति से ही अधिकारी की पदस्थापना होने की बात कही गई है। इसमें सरकार राज्यपाल को विश्वास में लेकर पदस्थापना करने और राजभवन के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार न सौंपने के लिए कहा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि महिला अपराधों के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन लिए जाएंगे। 2019 की तुलना में महिला अपराधों में कमी आई है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए समर्पण अभियान भी शुरू किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे महिला अपराधों पर सीएम भूपेश बघेल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने गृह विभाग की बैठक में रेप केस में लापरवाही बरतने पर बॉर्डरफनगर के एसडीओपी और रघुनाथ नगर के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। सीएम ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग ली। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। प्रचार के दौरान आरती की थाली में नोट डालते वीडियो वायरल हुआ था। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दुर्ग सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन जारी है। इसमें गिरफ्तार नेताओं की निशर्त रिहाई की मांग की गई है। डॉक्टरों ने सांसद विजय बघेल के स्वास्थ्य की जांच भी की। सीएम शिवराज का उपचुनाव पर धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम आज भिंड और मुरैना में 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम भिंड के गुड़ में और गोहद सीट के साथ मुरैना में जौरा के कोट सिरथरा और दिमनी के जिंगनी में प्रचार करेंगे। सीएम बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज सुबह 11 बजे अनूपपुर पहुंचेंगे। वीडी शर्मा दोपहर 12 बजे बीजेपी उम्मीदवार बिसाहुलाल सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे अनूपपुर से भोपाल के लिए वो प्रस्थान करेंगे। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन का आगाज किया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस किस मुंह से राम का नाम ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के बदलने से पहले सक्रिय हुई पूर्व सीएम उमा भारती की अचानक उपचुनाव के समय दूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। यही हाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी है, जो केवल पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में ही नजर आ रहे हैं और बीजेपी के एक्चुअल प्रचार से दूर हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बीच कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्रियों और चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के रिश्तेदार, नजदीकी, समर्थक अफसर चुनाव वाले क्षेत्रों में पदस्थ हैं। ऐसे में कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका जताई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कमर कस ली है। आगामी सर्दियों के मौसम के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी आज से दिल्ली एनसीआर में निरीक्षण के लिए 50 टीमों को तैनात करेगा। इसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विभिन्न निर्देशों के अनुपालन के लिए फील्ड पर टीमों को तैनात करने के लिए कहा गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। डॉक्टर कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि भारत राष्ट्रीय विकास के प्रति एक वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। उज्जैन के अलग अलग इलाकों में 9 मजदूरों की अचानक मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी के साथ मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रात भर हुई बारिश से मुंबई और पुणे पानी पानी हो गया। रात हुई बारिश के बाद मुंबई के बायकुला, हिंदमाता, कुर्ला, किंग सर्किल समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं मुंबई में सियोन पुलिस स्टेशन के पास भी पानी भर गया। पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंडल में पानी जमा हो गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में भारी तबाही हुई है। दोनों राज्यों में बारिश से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा कहर हैदराबाद में दिखाई पड़ रहा है। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से अब तक यहां 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में 18 लोगों की तो आंध्र प्रदेश में 7 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच हालात जानने के लिए पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की। राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारतीय थल सेना के सभी कमांडर्स सर्दियों की तैयारी की समीक्षा करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की अध्यक्षता में दिल्ली में 26 से 29 अक्टूबर को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगा। ये कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होता है, लेकिन चीन के साथ जारी तनातनी के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र मामले पर आज फैसला हो सकता है। जाति सत्यापन समिति आज अपना फैसला सुना सकती है। नोटिस के जवाब के लिए ऋचा जोगी ने 15 दिन समय मांगा था, जो कल समाप्त हो चुका है। सत्यापन समिति ने ऋचा जोगी को 29 सितंबर को नोटिस जारी किया था।
अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। कोरोना संक्रमण से पिछले 6-7 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं। स्कूल खोलने के बारे में राज्य आज से फैसला ले सकते हैं। देश भर के स्कूलों में सभी लेवल की क्लासेस के संचालन का फैसला राज्य के अधीन होगा। राज्य स्कूल खोलने की तारीख तय कर अपने एसओपी बना सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,87,00,000 के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,96,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2,91,00,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 85 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,05,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 63,80,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,11,000 से ज्यादा लोगों की देश में मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8,12,000 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 77,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,046 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,55,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 15 मौत से कुल आंकड़ा 2686 पर पहुंच गया है। वहीं 1,260 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,38,000 पर पहुंचा। अभी 14,432 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,830 नए मरीज से आंकड़ा 1,50,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,809 पर पहुंच गई है। 16 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,339 पर पहुंचा। वहीं प्रदेश में एक दिन में 1,764 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजधानी रायपुर से 256, दुर्ग से 115 और रायगढ़ से 226 नए मरीज सामने आए। चीन, रूस और क्यूबा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता हासिल करने पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इसे अत्याचारियों की जीत करार दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि यही वजह है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से खुद को अलग कर लिया था और आज हमें अपना ये फैसला सही नजर आ रहा है। आईपीएल में आज बेंगलुरु और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। मैच के लिए शाम 7 बजे टॉस होगा, वहीं शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। पंजाब ने अब तक 7 मैच खेले हैं और 1 में जीत हासिल की है। आईपीएल के 30वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट टैली में टॉप पर पहुंच चुकी है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 8 विकेट पर 148 रन ही बना सकी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को राजभवन में पूर्णकालिक अधिकारी की पदस्थापना के लिए पत्र लिखा है। इसमें राज्यपाल की सहमति से ही अधिकारी की पदस्थापना होने की बात कही गई है। इसमें सरकार राज्यपाल को विश्वास में लेकर पदस्थापना करने और राजभवन के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार न सौंपने के लिए कहा गया है। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। प्रचार के दौरान आरती की थाली में नोट डालते वीडियो वायरल हुआ था। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दुर्ग सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन जारी है। इसमें गिरफ्तार नेताओं की निःशर्त रिहाई की मांग की गई है। डॉक्टरों ने सांसद विजय बघेल के स्वास्थ्य की जांच की है। ग्वालियर किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज किया है। दिनेश गुर्जर ने अशोकनगर की एक चुनावी सभा में सीएम शिवराज पर भूखे नंगे वाले विवादित बयान दिया था। इस बयान को रिटर्निंग ऑफिसर ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज किया है। बीजेपी से 3 बार के एमएलए बंसीलाल जाटव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उपचुनाव में बंसीलाल जाटव अंबाह सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। अब इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है और आज नामांकन भी दाखिल करेंगे। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन का आगाज किया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी किस मुंह से राम का नाम ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के बदलने से पहले सक्रिय हुई पूर्व सीएम उमा भारती की अचानक उपचुनाव के समय दूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। यही हाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी है, जो केवल पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में ही नजर आ रहे हैं और बीजेपी के एक्चुअल प्रचार से दूर हैं।
मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बीच कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्रियों और चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के रिश्तेदार, नजदीकी समर्थक, अफसर चुनाव वाले क्षेत्रों में पदस्थ हैं। ऐसे में कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका जताई है। मुरैना में दिमनी विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के गिरिराज नरोतिया ने कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र तोमर को बाहरी बताया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र ने गिरिराज नरोतिया को बिकाऊ विधायक बता दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं नजर आएंगे। बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों में सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश, वीडी शर्मा और धर्मेंद्र प्रधान मोर्चा संभालेंगे। दीपावली के पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि विशेष सत्र नए कृषि कानून के बनाए जाने को लेकर होगा। कांग्रेस नेता अखंड प्रताप सिंह ने अब बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा ने उन्हें बड़ा मलहरा से प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे अखंड प्रताप सिंह कांग्रेस से पहले बीजेपी में रह चुके हैं। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के दौरान रैली निकालना बीजेपी और कांग्रेस को भारी पड़ा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके पूर्व हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। जबलपुर में कांग्रेस ने वार्डों के आरक्षण को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए प्लानिंग के साथ आरक्षण में बड़ी गड़बड़ी की गई है। इसे लेकर कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी के दिग्गज नेता बूथ स्तर पर जाकर सम्मेलन करने की तैयारी में है। ये बूथ सम्मेलन आज से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर तक चलेंगे। बीजेपी इन बूथ सम्मेलनों को विजय संकल्प के रूप में मनाएगी। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गरीबी वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री गरीब है, वैसा ही गरीब बीजेपी है। गरीब पार्टी नहीं होती तो चुनी हुई सरकार को कैसे गिरा लेते। सीएम की गरीबी पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान ने भी इसे देखा है। जबलपुर में कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली के विरोध में कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कटनी में बड़वाला विधानसभा क्षेत्र के लधर गांव के सैकड़ों किसानों ने गांव में खराब ट्रांसफार्मर को न बदले जाने को लेकर माधवनगर के बिजली दफ्तर का घेराव किया। किसानों ने कहा कि बिजली बंद होने से वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी धान की फसल बर्बाद हो रही है। कबीरधाम जिले के लोक कल्याण नाचा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और छत्तीसगढ़ी नाचा के आयोजन को फिर से शुरू करने की मांग की है। पारंपरिक नाच गम्मत के कलाकारों का कहना है कि 8 माह से आयोजन बंद होने की वजह से वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ग्वालियर में जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है। सीजीपीएससी 2020 की प्री परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर को होने वाले मेंस परीक्षा पर रोक लगा रखी है। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी पावर प्लांट के अंदर बीते 6 दिन से लापता युवक अजीत जुबे का शव एनटीपीसी के कूलिंग टावर के पास मिला। युवक एनटीपीसी में संविदा के रूप में कार्यरत था। बीते 6 दिन से कार्य के दौरान ही लापता हो चुका था। वहीं मामले में परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने चोरी की 3 बाइक और चोरी के सामान के साथ 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। शक्ति के थाना प्रभारी रविंद्र अनंत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आदतन बाइक चोर राधेश्याम बरेज को गिरफ्तार किया गया था। सरगुजा की उदयपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के आत्मदाह के मामले में उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध दर्ज किया गया है। डांडगांव इलाके में 1 महीने पहले नाबालिग लड़की ने खुद पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। कोरबा में एक पशु आहार की दुकान में लगे लोहे की रॉड तोड़कर 2.5 लाख नकद चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोरी की रकम से आरोपियों ने नई बुलेट बुक कराई थी। चोरी की जाने वाले लोगों ने उनकी हरकतों को देखा तो संदेह हुआ।
रायपुर में ब्राउन शुगर बेचते आरोपी तकी हुसैन को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। पुलिस की साइबर सेल को डीडी नगर इलाके में आरोपी की तलाशी में 30 ग्राम नशीला सफेद पाउडर मिला, जिसे ब्राउन शुगर मानकर जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा गया है। पुरानी बस्ती बंधवापारा निवासी आरोपी पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेऊभाटा गांव में कट्टा लेकर धमकाने थाना परिसर में हंगामा और गाली गलौज करने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आरोपी को चोट कैसे लगी। इंदौर पुलिस ने करोड़ों के ऑनलाइन सट्टे का खुलासा किया है। इस ऑनलाइन सट्टे के कनेक्शन के तार दुबई और बेंगलुरु की आईटी कंपनियों से जुड़े हैं। पुलिस ने 1,31,66,000 के सट्टे की रकम भी जब्त की है। वहीं पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले में रेत के अवैध खनन और तस्करी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भूपदेवपुर पुलिस की टीम ने अवैध रेत खदानों में छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने 10 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया है। वहीं मामले में पुलिस ने रेत माफिया के मुंशी विक्की सोनी को भी गिरफ्तार किया है। धमतरी के ग्राम कोलियारी में ट्रैक्टर यूनियन के 2 गुटों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में यूनियन के अध्यक्ष पिंटू अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर यूनियन अध्यक्ष ने अशोक उदासी और उसके भाई पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने अर्जुनी थाना में मामला दर्ज करवाया। रीवा जिले के सगरा गांव में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा बाइक और बुलेरो में भिड़ंत के चलते हुआ। वहीं हादसे के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। खंडवा के ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट में नर्मदा नदी में देवास के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव निकाल लिए गए हैं। वहीं परिजनों को सूचना दे दी गई है। बता दें कि गौतम प्रताप लोवंशी और हेमंत राज बुधवार की सुबह नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए यहां पहुंचे। दतिया से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के पुलिस कंट्रोल रूम की कुछ दूरी पर महिला की लाश पेड़ पर लटकी मिली। महिला ने खुदकुशी की या हत्या हुई है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं थाने की कुछ दूरी पर इस तरह की वारदात होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट चुकी है। सरगुजा आईजी रतनलाल डांगे के निर्देश के बाद सरगुजा संभाग में अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए इन दिनों सरगुजा पुलिस काफी सक्रिय है। सरगुजा जिले की सीतापुर पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवकों को रंगे हाथों घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। बलरामपुर में 2 दिन में 5वीं रेप की वारदात से सनसनी फैल गई है। अब कोतवाली थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों हाथरस से मिली मंडला की नाबालिग लड़कियों को मंडला पुलिस वापस लेकर आ गई है। पुलिस ने लड़कियों और उनके परिजनों को जिला अदालत में पेश किया, जहां उनके बयान दर्ज कर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया गया है। विदिशा के ग्यारसपुर में एक विवाहिता के साथ आरोपी ने रेप करने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने के बाद उसके पति ने परिजनों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में मामला कायम कर लिया है। होशंगाबाद इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरने के दौरान एक महिला अचानक गिर गई, जिसको प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे 2 आरक्षकों ने चेन पुलिंग कर महिला की जान बचाई। महिला यात्री सचखंड एक्सप्रेस में दिल्ली से इटारसी जा रही थी। तभी नींद में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान पैर फिसल गया। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया कुआं इलाके में एक मकान में आग लग गई। रिहायशी इलाके में स्थित इस मकान में एल्युमिनियम आर्ट की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मकान में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे हुए थे, जो आग की चपेट में ब्लास्ट होने लगे। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दमोह में सीएम शिवराज के दौरे से पहले पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच चाकूबाजी की घटना हुई है। वहीं मलाया मील के पास बने रेलवे फाटक में रेड सिग्नल के बावजूद लोग गेट को पार करते नजर आए, वो भी एसपी के सामने। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं ऐसी घटना से जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रायगढ़ जिले में एयरपोर्ट निर्माण की योजना धरातल पर उतरने से पहले ही अधर में लटक गई है। जिले के पुसौर ब्लॉक के 4 गांव में इसके लिए 400 हेक्टेयर जमीन संरक्षित भी की गई थी, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने पर इसका काम ही रुक गया। अब ना तो किसानों को जमीन वापस मिल पा रही है और ना ही योजना पर 1 इंच भी काम आगे बढ़ पा रहा है। कोरबा में रेत के अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने अभी से सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन ने जिले के 17 रेत घाटों का सीमांकन कार्य शुरू कर दिया है, ताकि अनुमति प्राप्त घाटों पर ही खनन हो सके। इसके लिए बाकायदा रेडियम युक्त पोल भी घाटों पर लगाए गए हैं। रायपुर में नवरात्रि पर हर साल अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर से आई गरबा ड्रेसों से गरबे का बाजार सजने लगता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते गरबे का आयोजन नहीं होगा, जिससे छोटे व्यापारियों में मायूसी है। कुछ रियायतों के साथ अलग अलग थीम की ड्रेसेस बेचने के लिए छोटे छोटे दुकानदारों ने ड्रेसेस मंगवाई थी, मगर अब सभी स्टॉक वापस पैक करने की नौबत आ गई है।
विश्व कप महिला क्रिकेट के बाद अब T20 महिला क्रिकेट में सिंगरौली जिले की बेटी अपना जौहर दिखाएगी। बीसीसीआई द्वारा यूएई में आयोजित महिला T20 मैच के लिए सिंगरौली की नुजरत परवीन को चुना गया है। नुजरत को मौका मिलने से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे अब बढ़ने लगी है। ऐसे में स्टेशन में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एक ही गेट होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। वर्तमान में 6 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि इस हफ्ते 3 और ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। रेल यात्रियों को त्योहार में यात्रा के लिए रेलवे बड़ी सौगात देने जा रही है। रेलवे जल्द ही 13 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। रेलवे से इसका ग्रीन सिग्नल मिल गया है। वहीं कोरबा अमृतसर, दुर्ग निजामुद्दीन, दुर्ग जम्मूतवी, पूरी LTT, पूरी सूरत सहित दूसरी ट्रेनों की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इंदौर के रेलवे यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक सौगात दी है। रेलवे बोर्ड ने इंदौर से पटना के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। इसी हफ्ते से इसका संचालन शुरू होने जा रहा है और ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। दीपावली और छठ के त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। डूंगरगढ़ में इस बार नवरात्रि पर्व में भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर मंदिर ट्रस्ट को निर्देशित किया है। वहीं भक्त गर्भगृह में विराजमान माता के दर्शन ऑनलाइन कर सकेंगे।